Our educational channel Law Guru Ashu Gupta presents a lecture series of all law subjects. So subscribe to study well and press the bell icon. नमस्कार दोस्तों, मैं आशु गुप्ता अपने चैनल लॉ गुरु आशु गुप्ता में आप सभी का आज फिर से स्वागत करता हूं। एविडेंस एक्ट को हम पढ़ रहे थे, बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों ने भी पढ़ा होगा, तो उसी कड़ी को आगे जारी रखते हुए यहाँ पर आज बात करेंगे डाइंग डिक्लेरेशन के बारे में। तो ध्यान से इस कंसेप्ट को जरूर समझिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और लास्ट तक वीडियो को देखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा ताकि आपको ये अच्छे तरीके से समझ में आ सके, क्योंकि 20 नंबर का एक क्वेश्चन यहाँ से बीएलएलबी एलएलबी के छात्रों के लिए पूछा जाता है। तो बात करेंगे आज डाइंग डिक्लेरेशन के बारे में, लेकिन अगर उससे पहले अभी आपने हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो जरूर ज्वाइन कर ले ताकि इसकी पीडीएफ और आने वाले लेक्चर नोट्स आपको मिल सके, जिसका लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए चलते हैं आज के लेक्चर वीडियो की ओर। तो चलिए बात करते हैं इंडियन एविडेंस एक्ट में बड़े ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, डाइंग डिक्लेरेशन के बारे में। सेक्शन 32 में हमने पहले भी बताया आपको डाइंग डिक्लेरेशन दिया गया है। तो यहाँ पर हम डाइंग डिक्लेरेशन को पढ़ेंगे क्योंकि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में या 20 नंबर का पूछा जाता है और एविडेंस एक्ट में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पर एविडेंस वैल्यू में माना जाता है, क्योंकि जुडिशरी में जाएंगे, एलएलबी बीएलएलबी में जाएंगे तो हर जगह ये क्वेश्चन एक बेसिक तौर पर बड़े ही इंपॉर्टेंट तरीके से पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। कुछ कंडीशंस इसके अंतर्गत हैं जो समझनी बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसीलिए इसका जो वैल्यू है वो बढ़ जाती है एविडेंस एक्ट के अंतर्गत। अब समझते हुए चलते हैं कि क्या है। देखिए, डाइंग डिक्लेरेशन मृत्युकालिक कथन हिंदी में इसे आप जानते ही हैं, सेक्शन 32 में दिया गया और इसे एक्सेप्शन ऑफ हियर से एविडेंस के नाम से भी जाना जाता है। जैसे मैंने आपको पहले भी एडमिशन कन्फेशन की जब हम बात कर रहे थे तो वहां पर आपको बताया था कि एन एक्सेप्शन ऑफ हियर से एविडेंस के नाम से यहाँ पर दिखाई देता है, यानी कि अनुश्रुत साक्ष्यों का एक अपवाद भी है, क्योंकि अनुश्रुत साक्ष्य अपने आप में एडमिसिबल नहीं होते, लेकिन ये अनुश्रुत साक्ष्य होते हुए भी अपने आप में एडमिसिबल बन सकता है। तो उसी कंडीशन को देखते हैं कि किस तरीके की कंडीशन यहाँ सेक्शन 32 में दी गई है मृत्युकालिक कथन को लेकर। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि मृत्युकालिक कथन होता क्या है। तो मृत्युकालिक कथन यानी कि डाइंग डिक्लेरेशन, जैसे कि नाम से ही रिप्रेजेंट है, दो वर्ड आए हैं डाइंग और डिक्लेरेशन, जहां पर मरने वाला व्यक्ति कोई भी डिक्लेरेशन करता है, यानी कि जब मरते हुए कोई भी व्यक्ति अपना स्टेटमेंट देता है तो ऐसे स्टेटमेंट को हम यहाँ पर डाइंग डिक्लेरेशन के नाम से जानते हैं। अब ये किस तरीके से एडमिसिबल हो सकता है कोर्ट्स के अंतर्गत एविडेंस एक्ट में, तो वही यहाँ सेक्शन 32 के सब क्लोज 1 में बतलाया गया है। कौन इसे एडमिसिबल बना सकता है, किसके सामने दिया जा सकता है, इस बारे में भी समझेंगे और साथ में ये भी समझेंगे कि इसके इंपॉर्टेंट केसेस कहाँ कहाँ पर किस किस तरीके से पूछे जा सकते हैं या आते हैं। आपको एग्जाम में आंसर करते हुए देना जरूरी है ताकि आपके मार्क्स अच्छे तरीके से वहां पर कवर अप हो सके। तो उसी के बारे में समझते हैं। तो हमने ये तो जान लिया कि डाइंग डिक्लेरेशन की परिभाषा क्या है। जनरली जो मरते हुए व्यक्ति का स्टेटमेंट होता है वो यहाँ पर डाइंग डिक्लेरेशन में लिया जाता है। वो स्टेटमेंट किस तरीके से एविडेंस एक्ट में काम करता है वो भी देख लेते हैं, लेकिन उससे पहले समझ लेते हैं सेक्शन 32(1) में, जहां पर दिया गया जब किसी मामले में किसी व्यक्ति की मृत्यु का प्रश्न विवादित हो, यानी कि ये कहता है कि जहां किसी मामले में किसी व्यक्ति की डेथ, मान लीजिए किसी व्यक्ति का कोई क्वेश्चन आ जाता है, कुछ डेथ पर कोई क्वेश्चन विवादित हो जाता है, यानी कि उसका अपने आप में उसकी डेथ जो है, डेथ के रीजंस जो है वो विवादित हैं, तो उस कंडीशन में यहाँ पर ऐसे डाइंग डिक्लेरेशन को यूज किया जाता है। तो इसीलिए यहाँ पर लिखा गया है जब किसी मामले में किसी व्यक्ति की मृत्यु का प्रश्न विवादित हो तो उस व्यक्ति द्वारा किया गया ऐसा मृत्युकालिक कथन साक्ष्य में ग्राह्य हो सकता है। यानी कि ये सीधा सीधा कह देता है कि जहां पर किसी केस के अंतर्गत किसी व्यक्ति की मृत्यु के बारे में डिस्कशन चल रहा है और ऐसा जो तथ्य है वो अपने आप में विवादित हो और उस कंडीशन में वहां पर डाइंग डिक्लेरेशन किया जाए ऐसे व्यक्ति के द्वारा जिसकी डेथ हुई है, तो ऐसा जो कथन है, ऐसा जो स्टेटमेंट, ऐसा जो डाइंग डिक्लेरेशन है वो अपने आप में यहाँ पर साक्ष्य के रूप में ग्राह्य किया जा सकता है, यानी कि एडमिसिबल कोर्ट में एडमिसिबल हो सकता है। अब ये सोलली भी हो सकता है, ये रिलेवेंट फैक्ट्स के अंतर्गत भी हो सकता है, वो भी समझेंगे, लेकिन इसके साथ साथ कुछ कंडीशन भी यहाँ पर देखने को मिलती है कि वो एविडेंस के रूप में ऐसा डाइंग डिक्लेरेशन उस डेथ को लेकर कैसे एडमिसिबल हो सकता है। तो लिखा गया है कि जब
उसने अपनी मृत्यु के कारण के बारे में किया हो, यानी कि ऐसा डिक्लेरेशन जो उसकी खुद की मृत्यु के कारण के बारे में किया गया हो, यानी कि उसने उसमें रीजन ऑफ डेथ बताया हो। यानी कि आप समझ लीजिएगा कि एक व्यक्ति मर रहा है और वहां पर वो किसी अन्य व्यक्ति से मिलता है और वो मरते हुए उस व्यक्ति को अपना डिक्लेरेशन दे जाता है, स्टेटमेंट दे जाता है कि उसकी मृत्यु इन कारणों से हुई, इन वजह से हुई है, इस व्यक्ति ने उसे मारा। तो यहाँ पर रीजन ऑफ डेथ के बारे में अगर वो डाइंग डिक्लेरेशन दिया गया है तो वो अपने आप में एडमिसिबल हो सकता है। दूसरा बताता है ऐसी परिस्थितियों के बारे में जिसके कारण उसकी मृत्यु हुई हो, यानी कि यहाँ पर ये बतलाता है कि या तो उसने रीजन बताया हो डेथ का कि रीजन, इस रीजन की वजह से उसकी डेथ हुई है, या फिर इस व्यक्ति ने उसकी डेथ की हुई, या फिर वहां पर सर्कमस्टांसेस बतलाए हो कि ऐसी परिस्थितियों में, ऐसी परिस्थितियों के कारण उसकी डेथ हुई है या ऐसी परिस्थितियों में उसकी डेथ हुई है। तो दोनों ही जो रीजन है, दोनों ही जो कथन है वो अपने आप में एडमिसिबल बनाया जा सकता है। उसके बाद यहाँ पर हमने देख लिया कि रीजन और सर्कमस्टांसेस, यानी कि वो अपनी डेथ के बारे में या तो रीजन बताया गया है, उसके सर्कमस्टांसेस की किन सर्कमस्टांसेस में उसकी डेथ हुई है। तो ऐसे जो कथन हैं अगर वो मरते हुए कहता है तो वो डाइंग डिक्लेरेशन के अंतर्गत यहाँ पर कोर्ट में एविडेंस के तहत पेश होते हुए सेक्शन 32 में ग्राह्य किए जा सकते हैं। लेकिन वहां पर कुछ और भी कंडीशंस हैं जिन्हें और समझ लेते हैं कि ऐसे जो कथन है वो रेलेवेंट कब हो सकते हैं, यानी कि रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स के अंतर्गत अगर आप देखेंगे कि वो कोर्ट के अंतर्गत सुसंगत कब साबित किए जा सकते हैं, तो उसके अंतर्गत कुछ शर्तें वहां पर दिखाई गई हैं। तो उन शर्तों को जान लेते हैं, यानी कि इसेंशियल्स ऑफ डाइंग डिक्लेरेशन क्या क्या होने चाहिए वो यहाँ पर दिए गए हैं। तो उसके बारे में बतलाया गया है कि कथन का मृत्यु के कारण से संबंधित होना। सबसे पहली बात तो यही है कि अगर कोई भी व्यक्ति डाइंग डिक्लेरेशन दे रहा है, यानी कि मरते हुए कोई भी स्टेटमेंट दे रहा है, तो ऐसा स्टेटमेंट अपने आप में उसके मृत्यु के कारण से संबंधित होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो किसी और के बारे में बात करे, या तो उसकी डेथ हो रही है और वो बात करे कि मेरे बेटों को प्रॉपर्टी देनी है, या कुछ इस तरीके से इरेलेवेंट बात करे, तो वो जो रेलेवेंसी है वो वहां पर नहीं दिखती। तो ऐसी कंडीशन में ऐसे फैक्ट्स को, ऐसे जो स्टेटमेंट हैं उन्हें यहाँ पर डाइंग डिक्लेरेशन में रेलेवेंसी की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट शर्त यह है कि वहां पर ऐसे स्टेटमेंट का मृत्यु के कारण यानी कि रीजन ऑफ डेथ से संबंधित होना चाहिए। उसके बाद दूसरी बात आती है कथन का समव्यवहार की उसी परिस्थिति में किया जाना जिसके कारण उसकी मृत्यु हुई हो, यानी कि उसी सर्कमस्टांसेस को वहां पर बताया जाना चाहिए जिस सर्कमस्टांसेस में उस व्यक्ति की मृत्यु हुई है, यानी कि वो आपस में कोरिलेट करते हो। यहाँ पर जैसे उसकी मृत्यु हुई है वहां उस सर्कमस्टांसेस को वो अपने आप में जो सर्कमस्टांसेस बता रहा है उसे कोरिलेट करते हो। इसके बारे में भी समझेंगे, अभी एक केस बतलाऊंगा उसके बारे में क्लियर तरीके से समझेंगे। उसके बाद आता है कथनकर्ता की मृत्यु होना। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर यह भी आती है कि डाइंग डिक्लेरेशन में कौन से डिक्लेरेशन आते हैं, ऐसे डिक्लेरेशन आते हैं जहां पर स्टेटमेंट देने के बाद उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। ये ध्यान रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अगर यहाँ पर उस व्यक्ति की मृत्यु नहीं होती है, मान लीजिए वो अपने आप में घायल है और घायल अवस्था में ग्रीवियस हर्ट की कंडीशन में हॉस्पिटल ले जाया जाता है और स्टेटमेंट देता है, लगता है कि वो मरने वाला है लेकिन स्टेटमेंट दर्ज करने के बाद वो बच जाता है। तो ऐसी कंडीशन में ऐसे स्टेटमेंट को डाइंग डिक्लेरेशन के अंतर्गत नहीं लाया जा सकता। वो बात अलग है कि वो अदर रिलेवेंट फैक्ट्स में आ सकता है, लेकिन यहाँ पर डाइंग डिक्लेरेशन 32 के अंतर्गत सीधा सीधा कहता है कि जब स्टेटमेंट देने के बाद कथनकर्ता की मृत्यु हो जाए। तो तीन चीजें हमने पढ़ी कि मृत्यु के कारण से संबंधित हो, दूसरा उसने सर्कमस्टांसेस वहां पर दर्शाए हो उससे कोरिलेट करते हुए उसकी मृत्यु से, और तीसरा कथनकर्ता की मृत्यु हो गई हो उसके बाद स्टेटमेंट देने के बाद उसकी डेथ हो गई हो। तो तीन कंडीशन यहाँ पर आती हैं। इसके बाद समझ लेते हैं अब ये जो सर्कमस्टांसेस की बात हम कर रहे हैं, पहला तो क्लियर है कि उसने रीजन ही बता दिया कि इस वजह से उसकी मौत हुई है, इस व्यक्ति ने उससे मारा है। दूसरा आता है कि सर्कमस्टांसेस से क्या मतलब आता है, तो यहाँ पर बड़ा ही इंपॉर्टेंट केस देखने को मिलेगा आपको, पाटला नारायण वर्सेस एम्प्रेस के केस जो 1939 में आया है। इसके बारे में हमने पहले भी बात की थी, लेकिन यहाँ पर अब कुछ फैक्ट्स के थ्रू जान लेते हैं कि किस तरीके से ये सर्कमस्टांसेस उभरते हैं। यानी कि यहाँ पर दो चीजें आपको देखने को मिलती हैं, इंडियन लॉ और इंग्लिश लॉ। इंडियन लॉ और इंग्लिश लॉ के सर्कमस्टांसेस यहाँ पर अलग अलग तरीके से डिफाइन हुए हैं।
पाटला नारायण वर्सेस एम्परर 1939 प्रीवी काउंसिल का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केस यहाँ पर रोल प्ले करता है इसे समझाने के लिए, जहां पर होता क्या है कि एक व्यक्ति अपनी वाइफ को बताकर घर से निकलता है कि वो फला व्यक्ति से मिलने जा रहा है जिसे उसने उधारी दिए थे, और वो उधार अपना लेने के लिए उस व्यक्ति से वहां पर जा रहा है। और कुछ दिनों बाद, 1-2 दिन बाद उसके पास खबर आती है कि वो व्यक्ति मृत पाया गया है, यानी कि उसकी डेड बॉडी वहां पर पाई गई। तो ये अपने आप में एक सर्कमस्टेंशियल एविडेंस हो जाता है, यानी कि उसका जो कथन है, लास्ट स्टेटमेंट उसका क्या होता है, उसका लास्ट स्टेटमेंट ये होता है अपनी वाइफ से, जब वो देखा गया कि वो वहां पर उस व्यक्ति से उधार लेने के लिए जा रहा है। तो अपने आप में एक रेलेवेंसी यहाँ पर क्रिएट हो गई है कि वो उस व्यक्ति से मिलने जा रहा है, ठीक। और उस व्यक्ति की बॉडी जिस बॉक्स में पाई गई, ये पाया गया कि वो जो बॉक्स खरीदा था वो उस व्यक्ति ने खरीदा था जिससे वो उधार लेने जा रहा था। तो ये अपने आप में एक सर्कमस्टांसेस ऐसा क्रिएट कर देता है कि जो उसके डेथ के रीजन ऑफ डेथ है वो अपने आप में उस सर्कमस्टांसेस से जुड़ जाते हैं। और वो जो उसका लास्ट स्टेटमेंट है वो हालांकि उसने मरते हुए नहीं दिया था, यानी कि उसका डाइंग डिक्लेरेशन नहीं है, लेकिन फिर भी वो डाइंग डिक्लेरेशन में कन्वर्ट होने लगता है, यानी कि कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स इस तरीके से वहां पर देखने को मिलती है कि जो उसका लास्ट स्टेटमेंट था वो अपने आप में वहां पर उन फैक्ट से कोरिलेट होते हुए चलता है, और उन फैक्ट्स से कोरिलेट होते हुए रेलेवेंसी की श्रेणी में आ जाता है, और अपने आप में डाइंग डिक्लेरेशन सेक्शन 32 में क्रिएट कर देता है, ठीक। तो यहां पर एक चीज और हम देखते हैं कि डाइंग डिक्लेरेशन अपने आप में वही डिक्लेरेशन नहीं है जो मरते हुए वो व्यक्ति दे रहा है। डाइंग डिक्लेरेशन इंडियन सिस्टम में माना जाता है कि ऐसा भी हो सकता है कि जो लास्ट स्टेटमेंट उस व्यक्ति ने दिया है जब उसे देखा गया था या जब उसकी मृत्यु हुई, तो उससे पहले जो स्टेटमेंट उसने दिया है, भले ही वो ऐसा ना लगता हो कि उसकी मृत्यु होने वाली है, यानी कि उस समय उस व्यक्ति को जब वो वाइफ से ये बात कह रहा था ये नहीं पता था कि उसकी मृत्यु होने वाली है, तब भी वो स्टेटमेंट उसने दिया, और वो यहाँ पर सेक्शन 32 में पाटला नारायण वर्सेस एम्परर के अंतर्गत डाइंग डिक्लेरेशन के रूप में एडमिसिबल बना लिया गया। तो इंडियन लॉ सीधा सीधा कहता है कि जहां पर एक व्यक्ति को लास्ट स्टेटमेंट देता है, भले ही वो डाइंग डिक्लेरेशन ना हो तो भी वो यहाँ पर डाइंग डिक्लेरेशन के तौर पर देखा जा सकता है, अगर रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स उन सबकी सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस के अंतर्गत देखने को मिलती है। लेकिन अगर इंग्लिश लॉ की बात करें तो इंग्लिश लॉ यहाँ पर कुछ अलग हो जाता है। इंग्लिश लॉ सीधा सीधा कहता है कि जहां पर डाइंग डिक्लेरेशन है, यानी कि मरते हुए ही वो व्यक्ति ऐसा कथन कहे, तभी यहाँ पर डाइंग डिक्लेरेशन माना जाएगा। यानी कि इंग्लिश लॉ और इंडियन लॉ में थोड़ा सा वेरिएंस यहाँ पर देखने को मिलता है। तो उस केस में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर पाटला नारायण वर्सेस एम्परर का केस दिखाई देता है। इसी कड़ी में एक दूसरा केस यहाँ पर आ जाता है, शरद विरदीचंद वर्सेस महाराष्ट्र राज्य, स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, 1984 का केस है बेसिकली, जहां पर क्या हुआ था कि एक लेडी की मृत्यु हो जाती है, एक लेडी की शादी के 4 महीने बाद मृत्यु हो जाती है, डेथ हो जाती है, और डेथ के जब एविडेंसेस निकाले जाते हैं तो वहां पर उस लेडी ने अपनी बहन को, अपनी सिस्टर को कुछ खत लिखे थे जो उसकी दहेज मृत्यु को रिप्रेजेंट करते थे, यानी कि वो ये माना जा सकता था कि वो अपने आप में उससे कोरिलेट करते थे, उसकी डेथ से कोरिलेट करते थे, क्योंकि वो 4 महीने से वो पत्र लिख रही थी अपने मैरिज लाइफ को लेकर और अपने डेथ को किससे, दहेज से रिलेटेड फैक्ट्स को लेकर। तो माना गया कि वो जो डावरी को लेकर वहां पर लेटर लिखे गए वो अपने आप में उसकी डेथ को कोरिलेट करते हैं। तो ऐसे जो स्टेटमेंट्स थे, ऐसे जो लेटर्स थे, वो अपने आप में यहाँ पर डाइंग डिक्लेरेशन मान लिए गए और डाइंग डिक्लेरेशन मानते हुए यहाँ पर एडमिसिबल बना लिए गए। तो इस तरह हमने समझा पाटला नारायण वर्सेस एम्परर 1939 का केस और शरद विरदीचंद वर्सेस महाराष्ट्र राज्य 1984 का केस है। तो ये फैक्ट्स आपकी समझ में आ गए होंगे कि किस तरीके से यहाँ पर डाइंग डिक्लेरेशन को इंडियन लॉ में दर्शाया गया और इंग्लिश लॉ इसके बारे में क्या कहता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो अक्सर पूछ भी लिया जाता है आपके एग्जाम में। उसके बाद अब बात करते हैं तीसरा जो पॉइंट था हमारे पास, कथनकर्ता की मृत्यु होना। ठीक, यानी कि यहाँ पर मैंने आपको बतलाया भी कि इंग्लिश लॉ सीधा सीधा मानता है कि अगर वो मृत्यु
हो गई है तो ही डाइंग डिक्लेरेशन लिया जा सकता है, यानी कि मरते हुए व्यक्ति जो स्टेटमेंट देता है इंग्लिश लॉ केवल उसे मानता है। लेकिन हमारे यहाँ कंडीशन इंडियन लॉ में थोड़ी सी अलग है, जो यहाँ पर पागला नारायण और शरद कीर्ति चंद के केस में हमने देखी। अब उसके बाद देखते हैं कि जो डाइंग डिक्लेरेशन है वो कितने तरीके से, किस तरीके से दिया जा सकता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि डाइंग डिक्लेरेशन ओरल भी हो सकता है, रिटन भी हो सकता है और बाय कंडक्ट भी हो सकता है। ओरल का मतलब मौखिक, रिटन मतलब लिखित और बाय कंडक्ट मतलब आचरण के द्वारा। अब इसे समझ लेते हैं। ओरल और रिटन तो आप समझ ही गए होंगे कि मौखिक स्टेटमेंट वो किसी को दे देता है, लिखित का मतलब लिखित में अगर वो दे देता है। लेकिन ये बाय द कंडक्ट, आचरण के द्वारा क्या है? आचरण के द्वारा से मतलब है कि इशारों के द्वारा, जब कोई भी व्यक्ति मरते हुए इशारों के द्वारा कोई स्टेटमेंट दे देता है तो वहां पर ये माना जाता है कि ये डाइंग डिक्लेरेशन बाय द कंडक्ट हुआ है। इसके बारे में आपको बतला भी दूं, यहाँ पर क्वीन वर्सेस अब्दुल्ला 1885 का एक केस आया है, जिसमें जो लड़की थी, एक लड़की मरते हुए इशारों से बतलाई जाती है कि उसका मर्डर किसने किया, यानी कि उसकी डेथ किसकी वजह से हुई है। तो वो इशारों में, हाथ के इशारे से, वो क्योंकि उसकी गर्दन कटी होने के कारण वो बोल नहीं सकती थी और हाथ से लिखने में वैसा मरते थी, तो वो इशारों से, वो उंगली के द्वारा प्रदर्शित करती है कि उसकी डेथ किस वजह से हुई है। तो वहां पर ऐसी कंडीशन में ये डाइंग डिक्लेरेशन भी एडमिसिबल माना जा सकता है। ठीक इस तरीके से हमने समझा कि ये किस तरीके से दिया जा सकता है। एक चीज इसमें और समझ लेते हैं। अब डाइंग डिक्लेरेशन जो है वो किसके समक्ष दिया जाना चाहिए, एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। हालांकि कहीं भी सेक्शन 32 में दर्शाया नहीं गया, ये भी समझ लीजिएगा। तो क्लियर है कि डाइंग डिक्लेरेशन जो है वो मरते हुए व्यक्ति कोई भी स्टेटमेंट किसी भी व्यक्ति के आगे दे सकता है, तो वो यहाँ पर कोर्ट में एडमिसिबल हो सकता है। लेकिन उसकी कुछ कंडीशंस हैं। अगर वो मजिस्ट्रेट के सामने दिया गया है तो डेफिनेट सी बात है वो पूरी तरह एडमिसिबल हो जाता है, क्योंकि मजिस्ट्रेट अपने आप में एक अथॉरिटी है। पुलिस ऑफिसर के सामने दिया जाता है तो उसकी ग्रीवियंसी थोड़ा कम हो जाती है, लेकिन फिर भी हो सकता है एडमिसिबल बना लिया जाए। उसके बाद अगर आम आदमी के समक्ष दिया जाता है तो उसके अंतर्गत कहा जाता है एडमिसिबल तो हो सकता है, लेकिन रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स के अंतर्गत हो, यानी कि अगर उसके साथ साथ उसके से जो जुड़े हुए सर्कमस्टेंशियल एविडेंस हैं वो भी उसे वहां पर रेलेवेंट बनाते हैं, तो ही यहाँ पर एडमिसिबल हो सकता है। ठीक, तो दो तीन चीजें हम देखेंगे कि क्या अगर डाइंग डिक्लेरेशन अकेले दे दिया जाए तो वो क्या एविडेंस के तौर पर सोल रूप में क्या एडमिसिबल हो सकता है। तो हाँ, हो सकता है, कुछ कंडीशंस में हो सकता है, जहां पर अपने आप में वो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस इतने प्रूव करते हो रेलेवेंसी को, तो वहां पर अकेले रेलेवेंसी, अकेले जो डाइंग डिक्लेरेशन है उसके बिहाफ पर भी किसी भी केस का डिसीजन दिया जा सकता है। ऐसा कई सुप्रीम कोर्ट केसेस और हाई कोर्ट केसेस में हमें देखने को मिला है। तो इस तरीके से हमने समझा कि किस किस तरीके से यहाँ पर डाइंग डिक्लेरेशन किया जा सकता है, किन किन व्यक्तियों के समक्ष किया जा सकता है, किन किन के जो एडमिसिबिलिटी है उसकी ग्रीवियंस किस तरीके से कम ज्यादा हो सकती है, या फिर ये अकेले तौर पर भी दिया जा सकता है, या अन्य लोगों के समक्ष दिया गया जो डाइंग डिक्लेरेशन है वो एडमिसिबल किस तरीके से होता है। तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको उम्मीद करता हूँ समझ आ गया होगा, और अगर समझ आ गया है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि ये वीडियोस इसी तरह आपको रेगुलर बिहाफ पर मिलती रहें और रेगुलर तरीके से आप इसी तरह अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर सके। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन समय से आपको मिलते रहें। तो थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।